नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला के तहत चल रहे हैं, तो आज उसी में अगली कड़ी है वर्णमाला की अंतिम क्लास। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके थे दोस्तों, और कल से हमारी संधि शुरू होगी। तो दोस्तों, आज जो है वर्णमाला का अंतिम क्लास चलने वाली है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। कल की क्लास में हमने क्या क्या बताया था। कल की क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था। देखिए, कल हमने मात्रा के बारे में बात कर लिया था आपसे कि मात्राएं कितनी होती हैं, 11, और दृश्य रूप में कितनी होती हैं, 10। तो एक कहाँ गायब हो जाता है, हमने कल ही आपको बताया था कि जो आ होता है वो कैसा होता है, उदासीन स्वर होता है, उसकी मात्रा हमको दिखती नहीं है। बाकी जो 10 की 10 मात्राएं हैं वो आपके सामने लिखी हैं दोस्तों, उनके संकेत आपके सामने लिखे हुए हैं। ये जो मात्राएं लगती हैं इन्हें हम मात्रा संकेत कहते हैं, और ये जो वर्ण हैं इनको तो आप जानते ही हैं कि स्वर कहा जाता है। दोस्तों, कल जो है यहां तक हमने चर्चा कर लिया था। अब देखिए दोस्तों, जब हम मात्राएं गिनते हैं तो उसमें दो तरीके से मात्राएं लिखते हैं। एक होती है लघु और दूसरी होती है गुरु। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो लघु होती है, हमने बताया था जब स्वर हम बता रहे थे तो स्वर कितने प्रकार के बताए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हमने बताया था जो ह्रस्व होती है वो एक मात्रिक होते हैं, ये दो मात्रिक होते हैं, दीर्घ और प्लुत त्रिमात्रिक होते हैं या उससे ज्यादा के होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जो लघु की जहां पर चर्चा होगी वहां पर क्या होगा, एक मात्रिक होगा, अर्थात एक मात्रा गिनी जाएगी। और जहां पर गुरु की बात होगी तो वहां कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी, दो मात्राएं गिनी जाएंगी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मात्रा गिनना हम आपको बताएंगे, मात्रा गिनने की बारी आएगी तो इसका बहुत ज्यादा योगदान होगा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो मात्रा आपके समझ में आ गई है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं इसके बारे में भी बात करनी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हमेशा हर तरह से तैयार होना चाहिए। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर दें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ज्वाइन करने से आपको फायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो आने वाली रहेगी उसके नोटिफिकेशन वहां पर डाल दिए जाते हैं। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं यूट्यूब का, तो वहां पर जैसे ही कोई वीडियो यहां पर लाइव आने के लिए डाली जाती है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं मात्रा गिनना। अभी हमने आपको लघु और देखिए लघु और गुरु मात्राएं हमने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए, मात्रा कैसे गिनते हैं। जैसे हम आपके लिए कोई एक शब्द लिख दें, जैसे हमने लिख दिया महक। अब आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से कमेंट करें कि ये कितने मात्राएं हैं इसमें, 1, 3, 4 और 2। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि महक में कितनी मात्राएं हैं। दोस्तों जल्दी जाएं कमेंट बॉक्स में और जल्दी से बताएं कि महक में कितनी मात्राएं हैं। दोस्तों जल्दी जाएं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। देखिए दोस्तों, जब आप कमेंट करेंगे, बार बार कमेंट मना किया करिए। जब हम कहें कमेंट करने के लिए, जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। उससे हमें पता चलता है कि आपकी उपस्थिति कितनी जो है लगनशील है, कितनी तन्मयता के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, जब आप कमेंट करते हैं तो हम भी आपसे एक तरीके से जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जुड़ाव रखिए और उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए 3 उत्तर है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कमेंट तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम कमेंट बाद में जाके सारे कमेंट देखते हैं। तो दोस्तों हमें पता चलता है कि कौन कौन से हमारे मित्र हैं, प्रतियोगी हैं जो बराबर जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, महक में कितनी मात्राएं हो जाएंगी दोस्तों। देखिए, म एक मात्रिक, हा एक मात्रिक और क एक मात्रिक, तो क्या जवाब होगा, 3। ठीक है दोस्तों। अगर हम इसी में कुछ परिवर्तन कर दें, जैसे म है, इसमें एक हम मात्रा लगा दें, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मात्राएं कितनी हो जाएंगी, जल्दी 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 बताएं दोस्तों, जल्दी जल्दी बताएं, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी बताएं, कितनी हो जाएंगी मात्राएं। देखिए, माँ की एक मात्रा, हा की एक मात्रा और का, अब क्या हो गया, का हो गया दीर्घ। तो अब मात्राओं की संख्या कितनी हो गई, अब मात्राओं की संख्या हो गई 4। ठीक है दोस्तों, मात्रा गिनने का यही तरीका है, ये आपको बार बार काम आने वाला है दोस्तों। कहां कहां काम आने वाला है ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, मात्रा गिनने के लिए भी परीक्षा में आ सकता है।
अगर यहाँ नहीं आता है तो जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहां मात्रिक छंद में इसकी उपयोगिता आपको बिल्कुल नजर आएगी, बिल्कुल आपको मिलेगी। तो मात्रा गिनना आप लोग समझ गए हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर हम आपसे कहें कि इसमें मात्रा न बताकर आप वर्ण बताएं कि कितने वर्ण हैं, जैसे महक लिखा है तो आप महक में बताएं कि कितने वर्ण हैं। बताइए दोस्तों, मात्रा तो आप समझ गए, अब आप जाइए और वर्ण गिनकर बताइए कि इसमें महक में कितने वर्ण हैं। बिल्कुल दोस्तों, महक में कितने वर्ण हैं? आपके सामने ऑप्शन है 5, 6, 3 और 4। बिल्कुल दोस्तों, जल्दी इसका जवाब दें कि महक में कितने वर्ण हैं। अभी यही वर्ण गिनना ही वर्ण विच्छेद होता है। क्या होता है? वर्ण विच्छेद होता है दोस्तों। जो वर्ण आप गिनते हैं वही वर्ण विच्छेद करके ही गिना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जल्दी जाएं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहां पर हम सही उत्तर की बात अगर करते हैं तो देखिए, महक, अगला टॉपिक हमारा वर्ण विच्छेद ही है, तो यहां पर हम दिखा दे रहे हैं आपको। हमने लिखा था महक। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें, मतलब इसको स्वर रहित करके लिखें, तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, म योग अ, फिर ह योग अ और क योग अ, ये क्या हो गया? वर्ण विच्छेद हो गया। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, जब भी आपके प्रश्न में, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल ये पूरा जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और आप उत्तर कितना दे देंगे? 6। यही तो करेंगे दोस्तों, उत्तर आप 6 देंगे, और मैं कहता हूं कि वहीं आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर घट जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, नंबर नहीं घटना चाहिए, क्योंकि जब आप हमारे साथ हैं, हमसे जुड़े हैं, तो आपका एक भी नंबर कहीं से कटना नहीं चाहिए। ध्यान से देखें आप लोग। देखिए, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं और वर्णों को गिनते हैं, तो उसमें एक नियम कार्य करता है कि जब किसी भी शब्द के अंत में आ रहे तो इसे नहीं गिना जाता है। क्या किया जाता है? इसे नहीं गिना जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी भी शब्द के अंत में उदासीन स्वर हो, मतलब आ हो, तो उसे वर्ण में नहीं गिना जाता है। कब? जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब। अब आप ये मत कहिएगा कि सर वर्णमाला में ही इसको नहीं गिनेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जब आप वर्ण विच्छेद करके वहां पर वर्ण गणना करेंगे तो वहां पर उदासीन स्वर अगर बाद में आता है, सबसे लास्ट में आता है, तो उसे नहीं गिना जाएगा। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 5। महक में कितने वर्ण हैं? 5। अब अगर हम इसी को महका कर दें तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ आ, तब यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी? 6। क्या दोस्तों आप सबके समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर हाँ लिखें, या एस लिख दें, या थंब इंप्रेशन दें। बिल्कुल दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कोई प्रतिक्रिया देंगे तो हमको भी लगेगा कि आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी चीज बता देता हूं। देखिए, जीवन में 2 ही यात्राएं महत्वपूर्ण होती हैं। यात्राएं तो आप बहुत करते हैं, लेकिन 2 ही यात्राएं महत्वपूर्ण होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है वर यात्रा। कौन सी यात्रा? वर यात्रा। और एक होती है शव यात्रा। शव यात्रा का अनुभव तो जो लेने के लिए जाता है वो वहीं समाप्त हो जाता है, तो स्वर यात्रा का अनुभव किसी को मिलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, शव यात्रा का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब आदमी इस संसार से विदा ले गया तो स्वर यात्रा शव यात्रा होती है। अब आती है वर यात्रा। इसका नाम तो सुनते ही कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट चुके होंगे, लेकिन अब देखिए दोस्तों, वो लड्डू कब फूटेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। वर यात्रा मतलब जानते हैं क्या होती है? बारात। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, और नौकरी नहीं मिलेगी आपको, तो वर यात्रा का सौभाग्य केवल और केवल आपको दूसरे की बारात में ही मिलेगी।
अपनी वर यात्रा का सौभाग्य नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए मन लगाकर पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अगर अपनी वर यात्रा में शामिल होना है तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए। अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो ये यात्रा आपकी अधूरी रह जाएगी। फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा कि भैया आप तो इस धरती पर केवल जनगणना बढ़ाने के लिए हैं, आपकी कोई गणना और कहीं हो ही नहीं रही है। तो जनगणना मत बढ़ाइए दोस्तों, बिल्कुल मन लगा कर पढ़िए और अपनी वर यात्रा में शामिल होने का पूरी तैयारी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, व्यंजनों को स्वर रहित करना हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आता है कि रा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, रा कितने प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको रा कई तरीके से मिलता है। आप लोग कहते हैं एक ठो ट्रक वाला रा होता है, एक ठो क्रम में जो का में नीचे रा लगा रहता है, एक ठो जैसे मेरा नाम अंकित वर्मा है तो जो वर्मा में ऊपर वाला रा जिसको आप चुरकियावा रा कहते हैं वो रा होता है। तो ये सब रा होते क्या हैं और कैसे इनको लिखा जाता है, आज हम उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूं। दोस्तों देखिए, मैं भी जॉब करता हूं, पेशे से मैं भी अध्यापक ही हूं, लेकिन वहां पढ़ाने के बाद फिर आकर आप लोगों को पढ़ाना बहुत ही मेहनत का काम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने जब प्रण लिया है कि आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतरीन करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी मन लगाकर बिल्कुल लगे रहिए। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं रा के प्रकार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानें कि रा के कितने प्रकार होते हैं। तो रा 4 प्रकार से लिखा जाता है। कितने प्रकार से लिखा जाता है? 4 प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, रा को हम रेफ वर्ण भी कहते हैं। रेफ है, हमने बताया था। अब यहां पर आप जवाब दें कि ये जो फ लिखा है ये किस भाषा का शब्द है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, इसका जवाब देते रहें, तब तक मैं आगे चलता हूं, आगे पढ़ाना शुरू करता हूं। रेफ रा के कितने प्रकार आपको पता चले? 4। अब बात करते हैं कौन कौन से। देखिए, पहला जो प्रकार है उसको हम पूरा रा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रा। और इसे हम कहते हैं स्वर सहित रा। क्या कहते हैं? स्वर सहित और पूर्ण रा होता है ये। कैसा रा होता है? पूर्ण होता है, मतलब ये आधा नहीं होता है। अगर यहाँ हम हलंत लगाकर लिखते तो ये आधा होता और इसके लिखने का तरीका भी बदल जाता। लेकिन जब ये पूरा होता है तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है? ये सीधे सीधे लिख दिया जाता है, जैसे डर, कर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये वाला जो रा है यही पूरा रा है, पूर्ण रा है, तो इसे पूर्ण रा लिखा जाता है, स्वर सहित होता है ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये तो बिल्कुल आसान है, जो हमेशा आप लोग देखते आते हैं, जो वर्णमाला में सीधे सीधे आपने पढ़ लिया है। अब देखिए रा के बारे में, रा कैसा वर्ण होता है? हमने बताया था कि रा लुंठित होता है, प्रकंपित वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, पीछे जिस जिस लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको पूरा याद होगा कि रा कैसा होता है। रा लुंठित होता है, रा प्रकंपित होता है। इसका उच्चारण स्थान भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और हमने बहुत अच्छे से बताया था क्या होता है इसका। रा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और इसे हम कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं रा के अगले रूप पर। जो रा का दूसरा रूप होता है वो कैसे लिखा जाता है दोस्तों? देखिए, आप कोई भी वर्ण लिखते हैं, जैसे का में रा इस तरह से लगा दिया जाता है ना, तो हम जब शुरू किए थे वर्णमाला तो वहां पर आप लोगों को बताए थे दोस्तों कि ये क्या क्या होता है। ये शिरोरेखा होती है और ये क्या होती है? खड़ी पाई। शिरोरेखा क्या होती है? शिरोरेखा होती है, और ये क्या होती है? खड़ी पाई। ये अच्छे से बताया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, शिरोरेखा और खड़ी पाई इसका बहुत ही योगदान है। देखिए दोस्तों, ये आपका शिरोरेखा और ये खड़ी पाई हो गई। तो जब शिरोरेखा लगाकर खड़ी पाई में ये तिरछे रा लगा दिया जाता है तो ये कौन सा रा होता है? देखिए दोस्तों, जहां भी ये वाला रा आए तो आपके मन में आता है कि ये तो कैसा हो गया? स्वर रहित हो गया। कैसा हो गया? स्वर रहित हो गया। लेकिन दोस्तों, ये स्वर रहित नहीं होता है। कैसा होता है? ये भी स्वर सहित ही होता है। कैसा होता है? स्वर सहित होता है। बिल्कुल ये गलती आप ना करिएगा, इसको स्वर रहित समझने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कैसा होता है? स्वर सहित होता है। अब बात आती है सर कैसे? ठीक है, देखिए, जब भी यहां पर क्रम लिखा जाता है या क्र लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है? देखिए,
का जो होता है वो स्वर रहित होता है, और जो रा लगता है वो देखिए रा और आ। तो ये जब आ इस रा में लगेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा रा हो जाएगा। तब जब हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा क्र। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमने क्र को अलग किया तो देखिए क्या हुआ, र, मतलब क आधा निकला और र क्या हुआ, पूरा हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जितनी भी खड़ी पाई वाले वर्ड होते हैं, जैसे खड़ी पाई वाले वर्ड में कौन कौन से आते हैं, जैसे क है, ख है, जिनमें भी खड़ी पाई होती है, क है, ख है, ग है, घ है, ङ देखिए है, जो ङ खड़ी पाई का नहीं है, इसे हम गोल वर्ण कहते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे इसमें देखिए इस तरह से गोलाकार आकृति बनानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपका चा भी देखिए कौन सा है, खड़ी पाई का वर्ण है। छा भी देखिए क्या है, गोल वर्ण है, क्योंकि यहाँ भी गोला बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए जा है, ये भी खड़ी पाई का वर्ण है। तो जितने भी खड़ी पाई के वर्ण होंगे उनमें रा कहाँ लगेगा, यहाँ पर। और ये रा कैसा रहेगा, आधा रहेगा कि पूरा। ये रा जो होता है ये स्वर सहित होता है, मतलब जिस वर्ण में लगता है वह वर्ण आधा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके समझ में कौन सा आया, दूसरा प्रकार भी आ गया। आप लोग नोट करते रहें, अगर नोट ना कर पाए तो बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, तीसरा प्रकार इसका देखते हैं। रा का जो तीसरा स्वरूप होता है वो कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप कहते हैं ट्रक वाला रा, मतलब कोई भी वर्ण है, जैसे टा है, देखिए टा है, ठा है, ड है और ढ है। ऐसे जितने भी वर्ण हैं जिनके नीचे इस तरह से गोल होता है, फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों, जिनके नीचे इस तरह से गोल होता है, देख लीजिए आप बिल्कुल ध्यान से, जिनके नीचे क्या होता है, गोल होता है, तो उनमें रा आ देखते हैं कि इस तरह से लगता है, जैसे ट्रक, ठीक है, ड्रम, इस तरह से आप बना सकते हैं वर्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि इसमें क्या होता है, इसमें स्वर रहित होता है कि सहित होता है, कैसे हम लगाएंगे। इसका उपयोग आपको तब मिलेगा जब आपको कई वर्ड, कई शब्द दे दिए जाएंगे, उनका क्रम बैठाने को कहा जाएगा, तब वहां इसका प्रयोग आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कैसे इसको करते हैं, आपको लगता होगा कि ये जो नीचे इस तरह से ये वाली आकृति है, ये यही पूरा रा है और इसको आधा मानते होंगे आप लोग, लेकिन आज ये आपका भ्रम बिल्कुल दूर होने वाला है दोस्तों। ये बिल्कुल रा नहीं है, इसमें दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो टा है, देखिए इधर के हम मिटा दे रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। फा जो होता है वो अरबी फारसी का व्यंजन होता है या अरबी फारसी का वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, ये हम बता चुके हैं। इसको जिह्वा मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिह्वा मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम जो है आगे बात करते हैं। देखिए हम बात करने वाले थे जो टा में रा लगा है उसकी, यहां देखिए आप लोग कोने में देखिए, टा को देखिए, इसमें जो ये आकृति बनी होती है इसको हम पहले समझा दें। देखिए ये जो पहले टा बनता है, पहले इसको स्वर रहित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो एक होता है ये हलंत होता है जो टा को स्वर रहित बना देता है। उसके बाद जब इधर से ये वाली पाई तिरछी लगती है तो ये होती है आपकी रा, जो आपने यहां देखा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला होता है आपका रा और ये होता है हलंत। उसके बाद ये बनता है टा और रा पूरा। जब इस तरह से लिखा जाएगा तो यहां पर ये रा जब इसमें आकर लगेगा तो ये इधर लगेगा और ये वाला हलंत यहां सटा के और ये वाला रा यहां पर तिरछी पाई लगाकर लिखा जाता है, तो ये आपका हो जाता है ट्र। ठीक है दोस्तों, अब लिखना होगा आपको ट्रक। अगर आपको लिखना है, यहां देखिए, अगर आपको ट्रक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ट र अ क और अ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। अब अगर इसमें वर्णों की आपको गिनती करनी हो तो आप वर्ण बिल्कुल गिन सकते हैं। कितने वर्ण हो जाएंगे इसमें, देखिए दोस्तों, 1 2 3 4। हमने बताया था जब अंतिम वर्ण उदासीन वर्ण हो तो उसे वर्ण काउंट में नहीं गिना जाता है। तो इसमें कितने वर्ण हो जाएंगे, 4। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आपका एक और हो गया रा, कौन सा, जो हम आगे देखने वाले थे। देखिए ये रा आपका हो गया जो गोल वर्ण, कोई भी गोल वर्ण हो उसके नीचे इस तरह से लगाया जाता है।
और ये भी कैसा होता है, आपने देखा कि ये स्वर रहित होता है या स्वर सहित होता है, तो ये भी क्या होता है, स्वर सहित होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है र का जो तीसरा रूप है, चौथा रूप है, तीसरा तो हम पढ़ चुके, र का जो चौथा रूप है, जैसे हमने बताया था कि हमारा नाम अंकित वर्मा है, तो जो ऊपर वाला चुरकी वाला रा जिसे आप लोग कहते हैं, उसको हम बता देते हैं कि वो कैसे लगता है। देखिए दोस्तों, जो ये ऊपर लगता है रा, ठीक है, देखिए यही एक रा है जो आधा है, स्वर रहित है। कैसे है, स्वर रहित है। ठीक है दोस्तों, अब इसको जान लीजिए कैसे, जैसे लिखा है कर्म, क्या लिखा है, कर्म, कर्म, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कर्म और क्रम में अंतर थोड़ा सा जान लीजिए आप। ये देखिए क्रम, इसका उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्रम में पहले क का उच्चारण हो रहा है, क रम, तब आपको पता चल जाता है कि क पहले आया फिर र बाद में आया, इसका मतलब क आधा है और र पूरा है। लेकिन अगर कर्म आप कहें तो र का उच्चारण मां से पहले हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि र आधा है, उसके बाद जाके म पूरा जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए क अ, उसके बाद र, फिर म और फिर अ। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहां पर विच्छेद। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहां पर भी अगर आपको वर्ण गिनना हो तो इस आ को आप छोड़ देंगे, 1 2 3 4, 4 ही इसमें वर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार आपको वर्ण विच्छेद करके इसलिए बता रहा हूं कि जब शब्दकोश में शब्द क्रम आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चौथा रा हो गया आपका ऊपर वाला चुरकी वाला रा, जो स्वर रहित होता है, बाकी के 3 स्वर सहित होते हैं। अब आपको पूछा जाएगा अगर कि स्वर रहित कौन सा है, स्वर सहित कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा स्वर रहित है, कौन सा स्वर सहित है। तो दोस्तों आप जान लीजिए, जो शिरोरेखा है, देखिए ये तीनों जो स्वर हैं, देखिए पेन चेंज करने दीजिए, ये जो तीनों ऊपर के स्वर हैं, रा है, ये देखिए ये तीनों रा जो हैं, वो जो शिरोरेखा होती है, ये शिरोरेखा है, इसके नीचे ही लगे हैं तीनों। जितने स्वर रहित वाले रा है वो कहाँ है, शिरोरेखा के नीचे। केवल एक रा है जो शिरोरेखा के ऊपर है, और वही क्या है, आधा है। ठीक है दोस्तों, वही स्वर रहित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है वो आधा होता है, बाकी नीचे लगने वाले सारे क्या होते हैं, पूरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपने रा के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया। अगर आपको समझ में आया होगा तो बिल्कुल एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके समझ में आया तो एक लाइक जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई मूल्य नहीं देना है आपको। मूल्य के रूप में आप केवल इतना दे सकते हैं कि अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, दो तरीके के और ध्वनियां होती हैं, दो तरीके के शब्द होते हैं, इसके बारे में बता दें, क्या पता परीक्षा में कहां से पूछ लिया जाए। एक होता है युग्मक, युग्मक ध्वनि, एक होती है संपृक्त ध्वनि। तो सबसे पहले आप युग्मक ध्वनि देखें, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। युग्मक का मतलब होता है, युग्मक या द्वित्व, युग्मक का अर्थ होता है कि कोई भी व्यंजन मतलब युग्म में आए, दो आए लगातार, और द्वित्व का मतलब भी होता है दो आए। अब दो कैसे आए, जैसे देखिए, जैसे आप लिखते हैं दिल्ली, क्या लिखते हैं, दिल्ली, तो यहां पर ला देखिए लगातार 2 बार आया है, एक पूरा है और एक आधा है। इस तरह से जितने भी शब्द आपके होंगे, जैसे संपन्न, ठीक है, तो यहां पर भी ना देखिए एक पूरा और एक आधा। इस तरह से जहां भी आपको शब्द मिले वो होंगे द्वित्व। कौन से होंगे, द्वित्व, या इन्हीं को हम कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं, युग्मक शब्द कहते हैं या युग्मक ध्वनियां कहते हैं। अब बात कर लेते हैं संपृक्त की। ठीक है दोस्तों, यहां पर होता है कि बीच का एक जो ध्वनि होगी, बीच की ध्वनि होगी, वो अपने अगल बगल के दोनों ध्वनियों पर आश्रित होती है। जैसे संबल, मान लीजिए संबल है या कंबल है। अब देखिए ये जो बीच में मां है, जो आधा मां आपने लिखा है, इसकी ध्वनि जो है वो इधर के स और इधर के बा पर आश्रित है। ठीक है जी दोस्तों, यहां पर देखिए संबल, मां जो है वो सा और बा के बीच की ध्वनि है, तो इसीलिए इसे संबल मतलब इसे संपृक्त ध्वनि कहा जाता है। जहां भी इस तरह का आए कि अलग बगल बगल में दोनों अलग अलग व्यंजन है और बीच में कोई एक आधा है, तो उसे आप कौन सा कहेंगे, संपृक्त ध्वनि कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके समझ में आ गई होगी चीज। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है
देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कम लोग पढ़ाते होंगे। तो आज आप एकदम बिल्कुल प्रण कर लीजिए कि यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो गलत नहीं होने देना है। क्यों? वर यात्रा में शामिल होना है, लेकिन किसके? अपनी वर यात्रा में शामिल होना है। दूसरे में तो सब लोग शामिल होते हैं दोस्तों, अपने में शामिल होना है। देखिए, शब्दकोश क्रम। सबसे पहले अगर शब्दकोश क्रम आपको पढ़ना है तो ये पढ़ना होगा कि वर्णमाला में शब्दकोश के हिसाब से वर्णों का क्या क्रम होगा। अभी तक तो आपने जो वर्णमाला पढ़ी वो तो एकदम सीधे सीधे वर्णमाला आपने पढ़ लिया, वो शब्दकोश के हिसाब से नहीं थी। लेकिन अगर शब्दकोश के हिसाब से आपको वर्णमाला पढ़नी हो तो दोस्तों देखिए कौन सी वर्णमाला बनेगी। अगर हम आपसे पूछें कि दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि शब्दकोश के हिसाब से अगर हम वर्णमाला लिखें तो पहला वर्ण कौन सा आएगा, स्वर व्यंजन सब पूरा वर्णमाला मिला के पहला वर्ण कौन सा आएगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर दें, तब हम यहाँ पर आगे लिखना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, अब जो हम लिखने जा रहे हैं आप उसको सही मत मानिएगा, अभी आप उत्तर दें उसके बाद ही हम लिखेंगे। देखिए बिल्कुल आप उत्तर दीजिए जाके कमेंट बॉक्स में, आप उत्तर देते रहिए, हम अपना काम आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल दोस्तों, आप उत्तर देकर ही यहाँ पर लौटें। बिल्कुल दोस्तों, उत्तर देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब यहां पर आप आ जाइए, यहां पर आइए, यहां देखिए कि हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है। बहुतों ने जो जिन लोगों ने उत्तर दिया उनमें भी गलत है, कुछ लोगों का सही है। देखिए यहां देखिए, जो भी देखिए अभी तो मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी मैं क्लास के बाद कमेंट जरूर पढ़ूंगा आप लोगों का, जो भी कमेंट आप लोगों ने किया है, तो वहां से मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आप लोग कितनी तन्मयता से पढ़ रहे थे, कितना मन लगाकर पढ़ रहे थे। देखिए दोस्तों, ये जो हिंदी वर्णमाला शब्दकोश के हिसाब से अगर हम कहें कि शुरू करनी है तो देखिए यहां से बिल्कुल भी शुरू नहीं होती है। इसके पहले भी तीन वर्ण आते हैं। देखिए कौन कौन से आते हैं। पहले तो अनुस्वार आता है, आयोग वाह में हमने पढ़ा है अनुस्वार कौन सा है, पहले अंग आता है अनुस्वार, उसके बाद आता है अनुनासिक। क्या आता है? अनुनासिक। उसके बाद आपका आता है विसर्ग। जो आपने वर्णमाला पढ़ते समय जो दो वर्ण आपने यहां पढ़े थे वो वर्ण यहां ना आकर के यहां आते हैं। कब? जब हम इसका क्रम हिंदी शब्दकोश के हिसाब से लिखना शुरू करते हैं तब। ये वर्णमाला का क्रम नहीं है दोस्तों, ये हिंदी शब्दकोश के हिसाब से। जैसे आप अंग्रेजी डिक्शनरी उठाते हैं तो उसमें शब्द पलटते हैं, तो वहां के जो लेटर्स होते हैं उसके हिसाब से आप खोजते हैं, उसमें शब्द ढूंढते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये हिंदी शब्दकोश है, तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले अंग आता है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, फिर ये अनुनासिक आता है और उसके बाद विसर्ग आता है, फिर जाकर स्वर शुरू होते हैं। अब देखिए अ के बाद दोस्तों फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां भी ध्यान देने वाली बात है। आपको हमने संयुक्त अक्षर पढ़ाया है, संयुक्त अक्षर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कौन कौन से थे? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसका जो विच्छेद हमने आपको बताया था कैसे कैसे था, देखिए क और मूर्धन्य श, त और र, ज और ञ और श और र। ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, इसी के हिसाब से शब्दकोश का क्रम बनता है। अब देखिए हम शुरू कर दे रहे हैं यहाँ पर लिखना, ताकि जल्दी से इसको कंप्लीट करें। कल हम संधि ही शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आगे अब समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला जो वर्ण आता है वो है क। हम शब्दकोश में वर्णों का जो क्रम लगाया जाता है वो स्वर रहित करके लगाया जाता है, तो क आया। अब दोस्तों देखिए क के बाद आप बिल्कुल यही उत्तर देंगे कि यहाँ ख आएगा, फिर ग आएगा और घ आएगा, फिर न आएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि ये क्रम शब्दकोश के हिसाब से गलत है। कैसे गलत है ये देखिए, जब हमने क्षत्रिय वाले छ का किया था, विग्रह किया था, तो कितना आया था? क यहाँ पर भी आया था। इसका मतलब ये जो क्ष है वो क के तुरंत बाद ही आएगा, तो यहां पर हम श लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही च, छ, देखिए दोस्तों ज, यहां पर फिर आपको देखना है झ और ञ। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप ज लिख रहे हैं तो क्या संयुक्त अक्षर में कहीं ज आया है? बिल्कुल।
ज्ञा लिखते समय आपने यहाँ पर भी ज लिखा है, तो ज के बाद कौन सा वर्ण आ जाएगा? ज्ञा। ये शब्दकोश का क्रम है। जब आपको शब्दों का क्रम बैठाने के लिए कहा जाएगा तो इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है आपको कि आप इसको समझ लें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ट, ठ, ड, ढ और ड़। ठीक है दोस्तों, यहां पर कोई बीच में शब्द नहीं आने वाला। अब देखिए त, थ, द, ध और न। क्या यहां पर कोई शब्द, कोई वर्ण आने वाला है? बिल्कुल दोस्तों, आप यहां पर ध्यान दें। त्र में आपने त लिखा है, तो त के बाद कौन सा वर्ण आ जाएगा? आपका त्र। ठीक है दोस्तों, यही तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हमने संयुक्ताक्षर यहां पर लिख दिया है। देखिए दोस्तों, प, फ, ब, भ और म। यहां पर आपका कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन इसके बाद फिर से आपको ध्यान रखना है य, र, ल और व। अब यहां देखें, क्या कोई ऐसा वर्ण है जो इनमें पहले आया है? नहीं, लेकिन श, श, श और ह। यहां देखिए, क्या यहां कोई वर्ण आया है? बिल्कुल, आप यहां देख सकते हैं जो तालव्य श है वो श्र में आया है। ठीक है दोस्तों, वो श्र में आया है, तो यहां पर तालव्य श के बाद क्या आ जाएगा? श्र आ जाएगा। ये क्रम आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसी क्रम के हिसाब से आपको शब्दों को शब्दकोश में बैठाना होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, उचित समझें। देखिए कौन कौन से वर्णों को ध्यान में रखना था। देखिए यहां पर ये छ, यहां पर ज्ञ, यहां देखिए त्र और यहां देखिए श्र। ये जो संयुक्ताक्षर है वही आकर बीच में थोड़ा सा हिंड्रेंस पैदा करते हैं, थोड़ा सा अलगाव पैदा कर देते हैं, जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शब्दकोश के क्रम में ये बैठाना आपको आना चाहिए। जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक नहीं बैठा पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़ें। बिल्कुल थोड़ा जल्दी करें, आपके लिए कुछ प्रश्न हम देने वाले हैं, उसको आप बैठाकर बताएं। चलिए दोस्तों, देखिए जो आपको हम क्रम देने वाले हैं प्रश्न के रूप में, उसको आप देखिए। पहला आपका है शब्द कर्म, दूसरा है क्रम। ठीक है दोस्तों, तीसरा है कम, चौथा शब्द है क्या और पांचवा शब्द है क्षत्रिय। इन शब्दों का क्रम अगर जो है बैठाना हो तो शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा आएगा, ये क्रम आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, जल्दी अगर आप लोग कर पाने में सक्षम हो इस समय तो बताएं, नहीं तो हम यहाँ पर बता रहे हैं, ताकि कल की क्लास में हम नहीं चाहते कि ये सारी चीजें हो। कल की क्लास आपकी संधि से शुरू होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रम अगर हमको पता लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं? इसका विच्छेद करके। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये है कर्म, ये है क्रम और देखिए ये है कम। जहां भी समझ में नहीं आएगा वहां आप बिल्कुल बेझिझक बताएंगे और उसको बताया जाएगा। देखिए अब अगर इसका हम विच्छेद करना शुरू करें, विच्छेद आपको बता दिया गया है कि कैसे किया जाता है, तो अगर हम विच्छेद करना शुरू करें तो कैसे होगा? देखिए क, अब देखिए कर्म में हमने बताया था कि जब ऊपर वाला र होता है तो वो आधा होता है, मतलब पहले वही आता है, तो यहां आधा र, फिर म और फिर आ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कर्म का। अगर क्रम की बात करें तब देखिए क और यहां र पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो र से हम स्वर को अलग कर दे रहे हैं, तो म और आ। ठीक है दोस्तों, अब कम की बात करें तो क, अ, सॉरी माफ कीजिएगा, ये स्वर रहित, ये तो खुद ही स्वर है, तो स्वर रहित क्या होगा? देखिए इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, म और अ। ठीक है दोस्तों, अब क्या की बात करें तो का तो वैसे भी आधा है, य और दीर्घ अ। ठीक है, और क्षत्रिय की बात करें, देखिए यहां पर फिर से आपको समझने की जरूरत है। क्षत्रिय छ, तो क और मूर्धन्य श और अ।
ठीक है, हमने बताया था संयुक्ताक्षर जो होते हैं दो व्यंजन और कम से कम एक स्वर और दो व्यंजन से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए त्र में क्या होता है, त, र और यहां पर ह्रस्व ई, ठीक है, और य और अ, ये हो गया इनका वर्ण विच्छेद। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप वर्ण भी गिन सकते हैं। अब देखिए हम इसमें निर्धारण कैसे करेंगे, हमको निर्धारण देखने की जरूरत है। देखिए यहां देखिए आप, हम पहला वर्ण देखें तो पहला वर्ण जो है सभी में समान है, तो इससे समान वर्ण से निर्धारण हो नहीं पाएगा। अब हम दूसरा वर्ण देखते हैं, यहाँ पर र है, ये अ है, य है और श है। तो देखिए अ जो है क्या होता है, पहले आता है, इसका मतलब इन सबकी दौड़ में रेस कौन जीता, सबसे पहले पे आ गया कम। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बाहर कर देते हैं, ये काम हो गया इसका। अब अलग से देखते हैं दूसरे का। अब देखिए यहां भी र है और यहाँ य है और यहाँ श है, तो इन सब में कौन सबसे पहले आएगा। देखिए य के बाद आता है र, ल, व, उसके बाद श, श आता है, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, य आ जाएगा। तो क्या जो शब्द है वो किस नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए अब बात आई र और श में, तो र श से तो पहले आएगा, लेकिन र वाले में कितने वर्ण आपको शब्द मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए कौन पहले आएगा, तो इनमें देखिए र के बाद यहाँ म आया है और यहाँ अ आया है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा पहले आएगा, क्रम में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए कौन सा किसका नंबर आएगा, तो यहाँ म वाले का नंबर आ जाएगा 4 पे और लास्ट में बचा क्षत्रिय जो 5वें नंबर पर आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होगी। अब इसके बाद अगली क्लास में आपको संधि पढ़ाई जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल जो है लाइक करें, कमेंट में जाकर बिल्कुल बताएं, और जो भी चीज़ आपके समझ में ना आई हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, वो आपको अगली क्लास में बता दी जाएगी। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसे भी आप ज्वाइन करें, वहां पर भी आपको सूचनाएं दी जाती हैं, जो भी चैनल से संबंधित सूचनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारे चैनल पर हमारे एक साथी जुड़े हैं जो करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेकर आए हैं और कुछ पीसीएस के प्रश्न भी हल करा रहे हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं वो भी वीडियोस आप देखें या जो जरूरतमंद हो उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।